अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेश, आप देख रहे हैं मजदूर समाचार और हम लोग अभी किसी एक विशेष कार्यक्रम के कवरेज के लिए यहाँ गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में है और इसी दौरान हमें एक साथी मिले हैं। मैं उनको बताऊं और उनका परिचय मैं कैसे कराऊं, ये शायद ये कहना उचित रहेगा कि आने वाले समय में या वर्तमान दौर में मजदूरों के योद्धा, मजदूरों के नेता, मजदूरों के अगुआ किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, वो देखने में कैसे लगते हैं, वो बोलते कैसे हैं, वो किसी बात को समझाते कैसे हैं और वो क्या क्या झेलते हैं, क्या क्या होता है उनके साथ, किस किस प्रताड़ना से उनको गुजरना पड़ता है मजदूरों का नेता बनने के लिए। इन सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कॉमरेड शिव कुमार जी, जिन्होंने सोनीपत और दिल्ली के पास जो हरियाणा दिल्ली का जो बॉर्डर है, उस कुंडली के इलाके, जो इंडस्ट्रियल इलाका है, उसमें मजदूरों की आवाज़ उठाई और मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने क्या कीमत चुकाई, ये हम ये बातें आम मजदूरों तक पहुंचाना चाहते हैं। और साथ साथ ये भी कि इस बातचीत को समझना, जानना, सुनना इस उद्देश्य से ज़रूरी बन जाता है कि वर्तमान दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे मजदूरों के नेता जो कानूनवाद, संशोधनवाद, सुधारवाद, अर्थवाद के एक तरीके के दलदल में फंसे हुए हैं और उससे बाहर निकल के नए तरीक़ों से मजदूरों की लड़ाइयों को आगे बढ़ाना, ये उनके लिए नामुमकिन सा हो गया है। वो अपने ऑफिसों में बैठ के, जब मजदूर उनके पास जाएंगे तो मजदूरों की बात सुनेंगे, वो लेबर कोर्ट और कानूनी दायरे में सिर्फ उनकी बातें सुन जाएंगे और वो कानूनी दायरे, जिस दायरे से वो कानूनों के आधार पर मजदूरों की बात उठाई जाती थी, कही जाती थी, वो कानून भी अब ख़त्म किए जा रहे हैं। तो इन सारे संदर्भों में हमारे साथ हैं कॉमरेड शिव कुमार जी। आप अपने कई इतना छोटा सा एक परिचय। मैं शिव कुमार मजदूर अधिकार संगठन में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ और हमने मजदूरों के जो मजदूर संगठन का शुरुआत किया। मैं कंपनी के अंदर जब मैं काम कर रहा था, मेरे को 8,000 रुपये सैलरी का बोल के लगाया, मेरे को 8 घंटे का 8,000 और मेरे को 7,000 रुपये दिए। तो मेरे को लगा कि ये मेरे साथ ही नहीं, ये पूरे जो कुंडली औद्योगिक क्षेत्र है सबके साथ ऐसा हो रहा है। क्यों ना एक संगठन बनाया जाए, एक यूनियन बनाया जाए। तो वहाँ पे धीरे धीरे शुरुआत की। जैसे जैसे मजदूरों की समस्या आती रही, उन पे हम कानूनी कार्रवाई भी करते रहे और धरना भी देते रहे। उसके बाद ये जो रोड क्रॉसिंग पुल की मांग को लेकर वहाँ पे संघर्ष चला, लंबा संघर्ष। और उसके बाद अभी आज पुल का काम जारी है। जब किसान आंदोलन चला तो उस टाइम से एक अफवाह फैलाई गई कि भाई मजदूरों का नुकसान हो रहा है किसान आंदोलन की वजह से। तो हमने वहाँ पे हेल्प डेस्क लगाया कि भाई किसी भी मजदूर को कोई समस्या तो हमारे संपर्क करे। जब मजदूरों की समस्या आने लगी, भाई सैलरी नहीं मिल रही, हमारा पिछले लॉकडाउन का सैलरी नहीं मिला, तो हमने लगाया कि भाई जिस भी मजदूर का सैलरी नहीं मिला है तो वो हमसे संपर्क करे। उसके बाद हमारे पास 50 कंप्लेंट जब इकट्ठा हो जाती थी, हम कंपनी के सामने धरना देते थे, अलग अलग कंपनी के सामने। जब हम पहली बार कंपनी के सामने गए, जो कंपनी के गुंडे हैं, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है, वो आती है और धमकाती है। मजदूर ज़्यादा ताकत में होते तो वो धमका के चले जाते, वो फाइटिंग में नहीं आते। उसके बाद फिर हम 22 तारीख को जाते हैं सरस्वती स्टील कंपनी है, उसके पास एक मजदूर का 6,500 रुपये फंसा हुआ था। उस मजदूर को ये बोलते कि इसने हमारी कंपनी के अंदर काम ही नहीं किया। तो वहाँ पे भी टकराहट हुई। जो मजदूर साथी थे और जो हमारी टीम थी, उनको धक्का मुक्की किया कंपनी मालिक ने। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है, पुलिस भी हमें गिरफ्तार करने के लिए ले के थाने चलो। तो उस दौरान झड़प होती है कंपनी मालिक और हमारे भी। उसके बाद फिर हमें 28 तारीख को फिर जाते हैं कंपनी, एक मैगी की कंपनी थी, उसके सामने धरना देने। तो वहाँ पे जो क्विक रिस्पॉन्स टीम के गुंडे हैं वो आते हैं, फायरिंग करते हैं। तो उसके बाद हम कुंडली थाने जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। फिर हमें एसपी को स्पीड पोस्ट करते हैं लेटर लिख के कि इस तरीके से जो बाउंसर है उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। तो उस एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब 12 तारीख को हम दोबारा से कंपनी के सामने धरना देने गए, तो वहाँ पे धरना दे रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, हम बैठे थे। एक कंपनी में गए, उसने आश्वासन दिया हम शाम तक इस मजदूर का पैसा दे देंगे। दूसरी कंपनी के सामने गए, 349 नंबर कंपनी है वो, उसके सामने गए, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और कोई बात करने के लिए नहीं आया। लगभग 1 घंटा वहाँ पे हम बैठे रहे।
वहाँ पे पहले जो कंपनी के बाउंसर है, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है, वो आती है, साइड में खड़ी हो जाती है। फिर पुलिस आती है, जो कुंडली थाने का एसएचओ है, जो साथी नवदीप कौर बात कर रही होती है, मजदूरों को संबोधित कर रही होती है, तो वो बताती है कि भाई वो जो बात रख रही है, तो पुलिस जेंट्स पुलिस वहाँ पे उस मजदूर उस नवदीप के साथ बदतमीजी करता, उसका गला पकड़ता। तो मतलब एक जेंट्स पुलिस एक महिला मजदूर लीडर के साथ इस तरीके से कैसे कर सकता, मजदूर एक्टिविस्ट के साथ ऐसा क्यों कर सकता है। तो उसके बाद मजदूरों ने अपने लीडर को पिटता हुआ नहीं देखा, तो मजदूरों ने पुलिस के साथ हाथापाई की। उस हाथापाई के दौरान पुलिस ने फायरिंग की। जब फायरिंग की तो मजदूरों ने उसका जवाब दिया। उसके जवाब देने के बाद नवदीप को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया 12 जनवरी को। मेरे को 4 दिन बाद गिरफ्तार किया। और जब मैं बाथरूम करने के लिए KFC के पास एक ट्रॉली थी, मोबाइल टॉयलेट ट्रॉली, जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे को मतलब किसी को किडनैप करके लेके जाते हैं ना, पूरा मुंह कवर करके, इस तरीके से ले जाया गया। और उसके बाद दोनों पीठ की दोनों तरफ गन पॉइंट पे मेरे को ले जाया गया, मुंह पूरा बांध के CI स्टाफ 1 में। मेरे को वहाँ पे ले जाने के बाद पता लगा CI स्टाफ 1 में लेके गए। उसके बाद मेरे को पूरा नंगा करके लगातार पीटा गया, पूरा मतलब 3-4 घंटे तक पीटा गया। और जाति सूचक गाड़ियां दी गई कि चमार होके मजदूरों के लिए लड़ाई करेगा। तो इस तरीके, और लगातार 3 दिन मेरे को सोने भी नहीं दिया गया, और 1 हफ्ते तक लगातार दिन में 3 बार पीटते थे। और मेरे पैरों पे डंडे मार मार के मेरे नाखून उखाड़ दिए, और हाथों पे भी डंडे मार मार के मेरे नाखून पूरा नीला हो चुका था। उस दौरान जितने भी मीडिया कर्मियों ने इंटरव्यू लिए, पूरा उसमें है निशान। और मेरे पैर में, हाथों में पूरा 8 फ्रैक्चर थे। उसके बाद जब मेरे को पेश किया गया 23 तारीख को, तो ये बोल के पेश किया गया कि ये सिलीगुड़ी से इनका लिंक है, इसको वहाँ लेके जाना है। वो रिमांड लिया, तो उस दौरान भी मेरे को पीटा गया, और सिलीगुड़ी ले जाने की बजाय मेरे को हरिद्वार लेके गई। और पुलिस ने वहाँ पे अपना एंजॉयमेंट किया, वहाँ पे दारू पी अपना घूमना फिरना किया। और उसके बाद फिर मेरे को लाया गया वापिस CI स्टाफ 1 में। उसके बाद मेरे को पेश किया गया थाने जेल में। 2 तारीख को मेरे को जेल में भेज दिया गया। जेल में मतलब जब मैं कस्टडी के अनलीगल कस्टडी के दौरान था, और इलीगल कस्टडी और जुडिशली कस्टडी में था, उस टाइम मेरा चश्मा तक नहीं दिया गया, और मेरे घर वालों को पता भी नहीं था मैं गिरफ्तार हूँ। 31 जनवरी को मेरे घर वालों को पता लगा कि मैं गिरफ्तार हूँ, वो मैंने किसी के थ्रू मैसेज भिजवाया। उसके बाद जब मेरा मेडिकल करवाने के लिए मेरे को लेके गए चंडीगढ़ PGI, हाईकोर्ट ने जब ऑर्डर दिए, तो मेरे को रास्ते में धमका रहे हैं कि बोल देना तू ठीक है, तेरे को कुछ नहीं हुआ। तो मेरे अंदर डर नहीं था कोई, क्योंकि इतना मैं झेल चुका था, इतना टॉर्चर झेल चुका था कि अभी डरने का क्या फायदा। तो मैंने वो जितनी मेरी चोटें थी, जो मेरे साथ हुआ, मैंने खुल के बताया हुआ। और उसके बाद मतलब एक इंसानियत नाम की जो चीज़ है वो पुलिस के अंदर है ही नहीं। मतलब पूरी टांगों को स्ट्रेच करके जो मेरे प्राइवेट पार्ट है उनके ऊपर खड़ा हो जाना, इस तरीके से टॉर्चर किया गया है। उसके बाद जब मेरे को टॉर्चर वो मेडिकल के लिए ले जाया गया, तो धमकारे हैं। जब मैं उतरा उस टाइम भी धमकारे के बोल देना डॉक्टर को तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने वहाँ पे पूरी चोटें बताई, उसमें मेरे 8 फ्रैक्चर आए और PTSD आया, पोस्ट ट्रॉमेटिक ट्रोमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। वो आज भी मेरे को परेशान कर रही है वो बीमारी, पोस्ट ट्रोमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, और मेरा आज भी इलाज चल रहा है। और अभी भी मैं पैरों से 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकता। अभी भी मतलब कुर्सी पे ज़्यादा देर तक बैठ गया तो मेरे पैर सुन्न हो जाएंगे, पूरा पीछे का हिस्सा सब पूरा सुन्न हो जाएगा। मतलब और हालात इतने बदतर है। हम स्टेट की बात करें, जो मजदूर आंदोलन को जो आज लीड कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से सरकार समाधान और प्रहार की नीति लेके आई है, ये पूरी की पूरी नीति आंदोलन को खत्म करने की नीति है। हमें इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अभी सिलीगुड़ी के अंदर
किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के बारे में कहीं भी बात नहीं हो रही है। सिलीगुड़ी आंदोलन को 1 साल हो चुका है, वहाँ पे लोग आज भी धरने पर बैठे हैं। एक आंदोलन था दिल्ली के अंदर, वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं थी। जो सिलीगुड़ी के अंदर चल रहा है वहाँ पे ना ही कोई मीडिया कवरेज है, ना ही कोई सुख सुविधाएं है। लोग दूर दूर से पानी लेके आते हैं, खाना एडजस्टमेंट कर कहीं ना किसी तरीके से आंदोलन को चला रहे हैं। और वहाँ पे हमें पता लगा, लोगों से जब बात की वाकई कि कोई भी महिला अकेली जंगल के अंदर नहीं जा सकती। 2 महिला भी अगर जंगल के अंदर चलेगी उनके साथ रेप होगा। और जो मूल निवासी बचाव का जो वहाँ पे लीडर है, अध्यक्ष है, उसकी खुद बहन के साथ रेप हुआ है। मतलब हमने जो जितने भी लोगों से बात की सब नौजवान है, 25 उम्र से नीचे के लोग हैं जो उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और सभी ने सुलवा जुड़ूम को झेला है। किसी की माँ के साथ रेप हुआ, किसी का बाप मार दिया फर्जी एनकाउंटर में, किसी की बहन के साथ रेप कर दिया। तो इस तरीके की घटनाएं हुई है। तो अभी जिस तरीके से लगा, अभी हसदेव में भी 4 लाख पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए, अब अडानी को जमीन देनी है। लगातार सरकार जो जन विरोधी नीतियां लेके आ रही है, और जो बड़े बड़े जो दलाल पूंजीपति है, जो विदेश साम्राज्यवादी ताकती है, उनको जमीन दे रही है। और उस जमीन को जो छत्तीसगढ़, झारखंड, गढ़चिरौली, उड़ीसा की जो जमीन है, वहाँ पे खदान है, खान है, लोहे की खदान है, कोयले की खदान है, उनको लूटने के लिए दे रही है। और वहाँ पे गांव के गांव खाली कराए जा रहे हैं। तो मजदूर अधिकार संगठन इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। और आने वाले टाइम में जो भी, जहाँ भी, किसी भी, जो भी लड़ाई होगी, हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि इस दौरान जो आपका पुलिस ने टॉर्चर किया है और जो भी आपने हो जाते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या उसके बाद से आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ जहाँ जहाँ शिकायतें करी या जो कार्रवाई की मांग करी, उसका कोई रिजल्ट आया? अभी तक कैसा रहा? मतलब SIT गठित हुई थी इलीगल कस्टडी और टॉर्चर की, एक सेशन कोर्ट के जज, पंचकुला सेशन कोर्ट के जज के अंडर। उसने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की हाई कोर्ट में, अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। और जो SIT गठित की थी इस पूरे मामले की जांच के लिए, कुंडली में क्या हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई। मतलब जो पूरा का पूरा जो तंत्र है ना, पूरा का पूरा जो लोकतांत्रिक हम बोलते हैं डेमोक्रेसी है, ये बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए डेमोक्रेसी है, मजदूर मेहनत कश के लिए डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब कोई सुनवाई नहीं है। जब मजदूर अपने अधिकारों को ले लड़ते हैं तो उनको 307 मतलब एक्सटोर्शन, हथियार छीनने, इस तरीके के मुकदमे, UAPA, NSA, अलग अलग धाराएं लगा के जेलों के अंदर डूब दिया गया। जैसे भीमा कोरेगांव के अंदर अभी 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जैसे फादर स्टैन स्वामी को जेल में मार दिया गया इन लोगों ने। तो ये चाहती है कि भाई जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर उनको जेलों के अंदर मार दिया जाए। अभी मैं पढ़ रहा था GN साई बाबा को एक पानी की बोतल तक नहीं दी जा रही, और कैमरे लगा दिए गए, कौन उसका मदद कर रहा है। तो जो 90% हैंडीकैप है, जिसका एक हाथ काम करता है, उससे सरकार इतना क्यों डर रही है? क्योंकि वो लिखता है समाज के लिए, जो पीड़ित तबका उसके लिए, जो मेहनत का मजदूर है, जो आदिवासी है, उनके लिए लिखता है। तो हम जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनकी रिहाई की मांग करते हैं। और आने वाले टाइम पे जो भी आंदोलन होंगे मेहनत कश जनता के लिए, हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। पुलिस ने आपके ऊपर जो आरोप लगाए थे, क्या चल रहा है? अभी तारीख पे तारीख चल रही है। अभी मतलब कोई अभी चार्जशीट भी नहीं, अभी उन्होंने चार्जशीट भी नहीं भेजी। आप एक लंबा समय बीत गया, आपके साथ जो ये सब हुआ, किसान आंदोलन को जो नहीं किया, अभी कुंडली के इलाके में आप मजदूर मेहनत जनता की क्या स्थिति है? उनके के खिलाफ आवाज़ आपने उठाई, तो आपके आवाज़ उठाने के बाद उनके जो हालात हैं उसमें क्या फर्क आप? अभी जिस तरीके से हम पहले धरना देते थे, हमारी गिरफ्तारी के बाद हम एक मजदूर अधिकार संगठन के लेटर हेड पे
एक लेटर लिखते हैं कि भाई इस मजदूर का इतना मजदूर बकाया है, आप नहीं देंगे तो आप आपकी कंपनी के सामने धरना दिया जाएगा। वो लेटर भेजते हैं तो मजदूर का पैसा मिल जाता है। और अभी जैसे हाथ कटने की इस तरीके की कंप्लेंट आ रही है तो हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया है। और जो सैलरी का इशू है वो हम अपने तरीके से वो लेटर हेड के तरीके से उसको चलाते हैं, क्योंकि किसी का हाथ कट का वो एक कोर्ट के जरिए सोल्व हो सकता है, वो कर रहे हैं। और जो कोर्ट भी कुछ लिख रहे हैं तो हम धरना देते हैं। इसके अलावा और क्या कार्रवाइयाँ आप इलाके में करते हैं मजदूरों को संगठित करने के लिए या उनको आगे अगली विचारों पर थोड़ा करने के लिए क्रांतिकारी विचारों पर करते हैं? मतलब हमें अभी हमने पिछले टाइम कानूनी सहायता शिविर लगाया था ताकि मजदूरों को पता हो मजदूरों के कानून क्या क्या है। और मजदूरों को पढ़ाते हैं कि भाई जो मजदूरों की जो कहानियाँ छोटी छोटी उनको पढ़ाते हैं कि मजदूरों का जीवन कैसा था, पहले कैसा था और आज कैसा सेम है। आज़ादी से पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। तो मजदूरों के का जो इतिहास है वो बताते हैं, शिकागो का इतिहास बताते हैं, अभी रूस का इतिहास बताते हैं, पेरिस का इतिहास बताते हैं। तो मजदूरों का धीरे धीरे राजनीतिकरण कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि आप जागरूकता शिविर बना रहे हैं। आप ये जागरूकता शिविर बना रहे हैं और सरकार इस तरफ के वो सारे कानून और बिल बनते जा रहे हैं। तो मतलब मजदूरों को बताना भी जरूरी है ना कि सरकार क्या कर रही है। मतलब जिन कानूनों से हमें फायदा मिल सकता था वो भी आज करने जा रही है। मजदूरों को बताएंगे फिर तो मजदूर एकजुट होंगे ना। किसानों के खिलाफ जो 3 कृषि कानून आए थे उससे इतना बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान की जनता ने देखा, की आलोचनाएं अपने लिए करना पड़ा। मजदूरों के खिलाफ भी जो 1944 के आसपास जो कानून किसी हद तक उनके पक्ष में है, हालांकि वो भी सिर्फ किताबों की चीज बन के रह गए थे, लेकिन फिर भी अब उन कानूनों को भी खत्म करके सिर्फ 4 लेबर कोड में चीज़ों को समेट दिया जाएगा और मजदूरों के शोषण जो है वो और चरम पर पहुँच जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कोई योजना है आपके पास इसके खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा करने की, कोई लड़ाई शुरू करने की? मतलब मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से पूरा किसान आंदोलन खड़ा हुआ, पूरा एक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसान आंदोलन को खड़ा नहीं किया, एक संयुक्त मोर्चा बना के 7,000 मोर्चा बना के लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हुई। भारत में इतनी ट्रेड यूनियन अलग अलग दड़ों में बटी हुई है, वो वे क्यों नहीं एक मोर्चा बना रही 7,000 इन लेबर कोडों के खिलाफ। और हम अपने लेवल पे जितना हमसे हो सकता है हम उस पर संघर्ष करेंगे। और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि भाई एक संयुक्त मोर्चा बने लेबर कोड के खिलाफ। अभी 13 राज्यों में लेबर कोड लागू हो चुके हैं। हम सोच रहे हैं कि भाई अभी पूरा देश के अंदर लागू ना हो, इसके लिए एक जॉइंट फ्रंट बनाया जाए और इसके लिए पुरजोर लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन चला इस तरीके से एक आंदोलन चलाया जाए। आज यहाँ पे एक कार्यक्रम है जिसमें आप भी शामिल हुए और यहाँ पे पत्रकार के तौर से आपने बात की, कैसे देखते हैं इस विषय पे और इस कार्यक्रम के बारे में? मतलब आज का जो आर्थिक संकट है वो मतलब हमारे सामने है। जिस तरीके से महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो अरबपति बनते जा रहे हैं। जो मेहनत कर जनता है वो उसको खाने के लिए खाना भी नहीं, मतलब पेट भर खाना भी नहीं मिल पा रहा है। और जो एक नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, जिस तरीके से आज नफरत की राजनीति अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे फैलाई जा रही है। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद को ले लो, वहाँ पे एक बोल रहे शिवलिंग है। हमारे गांव के अंदर एक गाय मर गई, वो बोल रही है ये इसकी हत्या की गई है। तो पूरा एक एजेंडा है जो बीजेपी सरकार है, जो आरएसएस है, उसका एक एजेंडा है कि 2025 तक हिंदू राष्ट्र बनाना है और वो एजेंडे को लेकर काम कर रही है। हमने मतलब पिछले टाइम भी देखा गुजरात के अंदर जिस तरीके से कत्लेआम किया मुस्लिमों का, और यूपी के अंदर जो मुजफ्फरनगर है वहाँ पे जिस तरीके से कत्लेआम किया। तो जो बीजेपी का जो रहा है पहले से ही, ये हिंदू मुस्लिम का रहा है और आज़ादी के टाइम पे ये गद्दार रहे हैं, दलाल रहे हैं अंग्रेजों के। और वो आज अपने आप को बोल रहे कि भाई हम देश के सेवक हैं। तो आज हमें जितने भी जो क्रांतिकारी फोर्सेज है सबको एकजुट होके एक क्रांतिकारी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, एक जनवादी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, ताकि जो भी ये ब्राह्मणवादी फांसीवादी ताकतें इनको उखाड़ फेंके। और जो पूंजीवादी सामंतवादी जो ताकतें हैं, जिस तरीके से वो मजदूरों को गांव के अंदर
खेत मजदूरों को दबाने का काम कर रही है, उनके खिलाफ एक जुझारू संघर्ष की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथी शिव कुमार जी, जिन्होंने इतना भयंकर पुलिसिया दमन और उत्पीड़न झेलने के बावजूद इतनी प्रखर आवाज़ में मजदूर हितों की, क्रांति की, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ ये शानदार आवाज़ जो आप सुन रहे थे, हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में तमाम नौजवानों को ये आवाज़ प्रेरित करेगी, उनको हौसला देगी और इनकलाब की एक जो ज़रूरत है वो और आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे समाचार।